देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का जिस तरीके से जो आंदोलन रहा था, उसका काफ़ी हद तक प्रभाव हरियाणा के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ उस वक़्त देखा जाए तो पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जो है हार का सामना करना पड़ा। देखिए, ज़ाहिर बात है कि सेलेक्टिव जो राजनीति है उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, क्योंकि किसी भी बेटी की इज़्ज़त उसकी सबसे अनमोल धरोहर होती है। उसको हम पॉलिटिकल तौर पर हम ये नहीं कर सकते कि ये अगर बिहार का है तो हम भारत की वो बेटी जो विदेश में गई तो थी, जी हाँ, परचम लहराने के लिए देश का। वहाँ से उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, लेकिन सपना टूट जाता है, सपना चकनाचूर हो जाता है और मायूसी उठानी पड़ती है। उस बेटी को, उस बच्ची को, वो कोई और नहीं है, वो विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट के साथ एक के बाद एक कई बड़ी साजिश रची गई। विनेश फोगाट को सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो चैलेंज कहीं ना कहीं मिला, किसी और देश से नहीं, यहाँ भारत से उसे चैलेंज दिया गया और कोशिश की गई कि कैसे भी करके विनेश फोगाट को हराया जाए, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तो इसी तरीके से राजनीति में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर जीतना है, अगर आगे बढ़ना है तो साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जाए। विनेश फोगाट के साथ भी यही हुआ। बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी विनेश फोगाट को फर्श पर लाने के लिए, और शायद उसमें बहुत बड़े हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि ये बेटियां जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, अनुराग ठाकुर जैसे बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वो लाइन भूल चुके थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, क्योंकि ये लाइनें तभी याद आती हैं जब वोट लेना होता है। ये लाइनें तभी याद आती हैं जब बंगाल में घटना घटती है। लाल किले से बोला था पीएम मोदी जी ने, मुझे दर्द हो रहा है महिलाओं के साथ जो हो रहा है आज, या बंगाल में जो महिलाओं के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। शायद जंतर मंतर में जो हुआ वो अच्छा था पीएम मोदी की नज़रों में। और विनेश फोगाट को लेकर बात करें, वहाँ नहीं जीती लेकिन राजनीति में जीतेंगी। क्या किसान आंदोलन से एक और बड़ा चेहरा विनेश फोगाट बनेंगी? किसान आंदोलन से नई शुरुआत विनेश फोगाट कर रही हैं, क्योंकि विनेश फोगाट जो लड़ाई लड़ रही हैं उसमें अब उन्हें जीतना है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो विनेश फोगाट की मुखरता, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये हरियाणा की छोरियां हैं, ये छोरों से कम नहीं होती हैं। और हरियाणा जो खेल, कुश्ती और अगर हम बात करें पढ़ाई, इनमें हमेशा से आगे रहा है और हरियाणा से ही है विनेश फोगाट। तो क्या छोरियां छोरों से अगर कम नहीं है तो क्या वो शुरुआत विनेश फोगाट ने कर दी है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो ये बताएंगे कि विनेश फोगाट की ये लड़ाई क्या वाकई अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, क्योंकि बता दें हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, इस वजह से भी क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के लिए अब बहुत ज़्यादा अगर कहें तो चुनौती वहाँ पर नज़र आ रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज, विनेश फोगाट का अगर हम जिक्र करते हैं तो विनेश फोगाट जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन हार नहीं रही है, और हार इसलिए भी नहीं रही है क्योंकि ये हरियाणा की छोरी है और हरियाणा की छोरी जो है वो डरने वालों में से नहीं है। भले ही बृजभूषण आ जाए या सत्ता में बैठे एक से एक बड़े नेता आ जाए, लेकिन अगर किसान आंदोलन के जरिए वो एक नई शुरुआत भी कर रही हैं, यहाँ से वो एक मैसेज दे रही हैं, तो क्या हरियाणा चुनावों पर इसका बड़ा असर पड़ता नज़र आएगा? जी देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का जिस तरीके से जो आंदोलन रहा था उसका काफ़ी हद तक प्रभाव हरियाणा के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ उस वक्त देखा जाए तो पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जो है हार का सामना करना पड़ा। आपने देखा होगा कि हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पर हर बार जो है भारतीय जनता पार्टी यानी साल 2014 और 2019 में 10-10 सीटों पर जीत दर्ज करती है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से अब परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की चिंताएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 5 सीटें हासिल की, और ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं संकट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो जननायक जनता पार्टी थी उसने भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया, और जाहिर सी बात है कि सरकार जो है अल्पमत में आई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से सरकार तो संभाल रखी है, लेकिन आने वाले चुनाव में इससे और ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। क्योंकि देखिए हरियाणा में जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन रहा है, या फिर बात करें हम महिला पहलवानों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किया है, इसका प्रभाव काफ़ी हद तक देखने को मिला है। और इसका प्रभाव इसलिए भी देखने को मिला है क्योंकि ये मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के मुझे लगता है देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों तक ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बना था। क्योंकि देखिए ये कोई आम महिला नहीं थी, ये खिलाड़ियां थी जिन्होंने कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन किया था। तो मुझे लगता है इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर पाया चुनाव को, और आने वाले समय में विनेश फोगाट का इस तरीके से किसानों का समर्थन करना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। सिराज, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, किसान आंदोलन जो हुआ टीकरी बॉर्डर पर जो हमने देखा, शंभू बॉर्डर पर जो देखा, और लाल किले तक की जो तस्वीरें हमने देखी, वो कहीं ना कहीं चुनावों पर फ़र्क डालती नज़र आई। और यही वजह है लोकसभा चुनावों के दौरान जब रिज़ल्ट आते हैं तो हरियाणा में वो उम्मीद जो कर रही थी बीजेपी, वो उम्मीद बिल्कुल उलट नज़र आई। राजस्थान में बिल्कुल उलट नज़र आई। उत्तर प्रदेश में तो जैसे तैसे बचा ले गई कुछ सीटें। तो क्या माना जाए कि किसान आंदोलन एक बड़ी वजह बना बीजेपी के इस खराब ग्राफ का, और कहीं ना कहीं एक बार फिर इस चिंगारी को अगर उठाया जा रहा है, विनेश फ्रंट पर नज़र आ रही हैं, तो क्या जो चिंगारी है इसकी आग दिल्ली की सत्ता पर अगर थोड़ी सी भी पड़ी तो फिर सत्ता तो खतरे में है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए अभी तमाम जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही हैं, विपक्ष की पार्टी के लिए भी, और कह सकते हैं सहयोगी दलों के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। क्योंकि आपने देखा होगा कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे चेहरे हैं जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय आने पर वो बगावती तेवर जरूर दिखा रहे हैं। इसमें देखिए जयंत चौधरी का नाम आता है, इसमें अनुप्रिया पटेल का नाम आता है, ओपी राजभर का नाम आता है, संजय निषाद का नाम आता है। वहीं हम बिहार का रुख कर लें, चिराग पासवान का नाम इसमें मुखरता से आता है। वहीं बात करें जीतन राम मांझी भी लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं। इसके बाद देखा जाए तो नीतीश कुमार पर तो खैर उनका जिस तरीके से सफर रहा है उस पर कह सकते हैं हमें पूछना ही नहीं चाहिए। इसके बावजूद अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में अगर रुख करें तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, ये भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यहीं हरियाणा में देख ले तो जननायक जनता पार्टी ने हाल ही में जिस तरीके से गठबंधन तोड़ा, तो मुझे लगता है कि तमाम उदाहरण हैं जिसके जरिए हमें ये देखने को जरूर मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आगे की आसान नहीं होने वाली। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए सबसे बड़ी और दिलचस्प बात क्या है, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि विनेश फोगाट का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो विनेश फोगाट ने हरियाणा का नाम रोशन नहीं किया, विनेश फोगाट ने पूरे देश का नाम रोशन किया है महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देश को रिप्रेजेंट करने में बड़ा रोल रहा विनेश फोगाट का। लेकिन जब विनेश फोगाट के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रची गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मुझे हराने की कोशिश की गई है, ये शब्द विनेश फोगाट के, और ये कहना कि मैं अब राजनीति से संन्यास लेना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि विनेश फोगाट, देखिए मगर बात करूँ तो एक अकेली लड़की को हराने के लिए कितने बड़े बड़े धुरंधर मैदान में थे। अगर बात बृजभूषण की करें तो उनका कोई रसूख छोटा नहीं है, अपना बोलबाला बृजभूषण शरण सिंह का है। देश में, देश की सत्ता पर बैठे, केंद्र सरकार में बैठे तमाम बड़े मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें नज़र नहीं आया उस बेटी का दर्द, उस बच्ची का दर्द जो जंतर मंतर पर अपनी न्याय के लिए आवाज़ लगा रही थी। तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े मैं अगर बात करूँ तो मंत्री और ये तमाम नेता, विधायक, ये सारे लोग आज कहीं ना कहीं चुप हैं, और उस वक्त भी चुप थे जब इस बच्ची को न्याय चाहिए था। लेकिन आज कोलकाता में बवाल हो रहा है तो आज हर कोई बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, सरकार जो है वो विपक्ष की है, तो वहाँ पर बोलना
पड़ता भी है। अमन सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले तो आपका सर एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त के मौके पर सभी लोग आज़ादी का दिवस मना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें नम हो जाती हैं। बंगाल में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो क्या जंतर मंतर पर जो हो रहा था वो अच्छा हो रहा था? उस वक्त तो नहीं बोला गया। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था, कोई ट्वीट नहीं कर रहा था, जब ये बेटियां अपनी आवाज़ के लिए वहां लड़ाई लड़ रही थी। और आज बंगाल की घटना पर आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ट्वीट करके अपना नाम कमा लेना चाह रहा है। देखिए, जाहिर बात है कि सेलेक्टिव जो राजनीति है उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, क्योंकि किसी भी बेटी की इज्जत उसकी सबसे अनमोल धरोहर होती है। उसको हम पॉलिटिकल तौर पर हम ये नहीं कर सकते कि ये अगर बिहार का है तो हम इस पर ज़्यादा बोलेंगे, ये अगर बंगाल का है तो हम इस पर कम बोलेंगे, या किसी और राज्य का है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इस तरह के मामलों में कभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि हम तमाम सालों से प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में या इस तरह की चीज़ों में लगातार कमी आए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, राजनीतिक तौर पर चीज़ें यहाँ से वहाँ होती रहेंगी, तब तक इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए चाहे बिहार का मामला हो या बंगाल का मामला हो, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, उस पर मजबूती से स्टैंड जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो कानून व्यवस्था उसको लेना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो बारंबार इस तरह के मामले देखने को मिलते रहेंगे। अब आप जिस तरह से आपने बात कही कि विनेश फोगाट के बारे में जो जिक्र किया, जाहिर बात है कि अगर हम विनेश फोगाट की बात करें या दूसरे तमाम कह सकते हैं महिला प्लेयर्स की बात करें, अगर उनके हक का कह सकते हैं जो मिलना चाहिए अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर आएंगे। और ऐसे में जिस तरह का गंभीर आरोप उन्होंने ब्रजभूषण के ऊपर लगाया था, हैरानी होती है कि जो बीजेपी आज ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है वो अपने एक कह सकते हैं सांसद से या अपने एक नेता से इस्तीफा नहीं ले पाए। तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर जब हम इस तरह की राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में जो बीजेपी सरकार है सत्ता में, केंद्र सरकार में जो बैठी हुई है, क्या वो सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति करना चाहती है? एक तरीके से कहा जाए कि जब बीजेपी के नेताओं का नाम आता है तब चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब दूसरे लोगों का या दूसरी पार्टियों के नेताओं का नाम आता है तो तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो आज ये मामला नहीं है कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आज मामला ये है कि हम कैसे इस मामले को, इस तरह की चीज़ों के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे जो है बेटियों की इज्जत के की हम रखवाली कर सकते हैं। ये हमारे लिए सर्वप्रथम कह सकते हैं दायित्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल तौर पर जिस तरह हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह का इशू भी जो गंभीर और बेहद कह सकते हैं उस पर विचार होना चाहिए, वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स का शिकार होकर रह जाता है। अब देखिए 2-4 दिन तो आंदोलन चलता है, उसके बाद सारा का सारा मामला खामोश हो जाता है। तो इसीलिए अब ऐसे मुद्दों के ऊपर केंद्र, राज्य सरकार सबको मिल बैठकर कहीं ना कहीं नए कानून बनाने पड़ेंगे, ताकि कड़े से कड़े कानून हो, ताकि ऐसा कुछ भी करने से पहले व्यक्ति 1000 बार सोचे और जो अभी इस मामले में आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा कह सकते हैं अदालत द्वारा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए वाकई सर ने भी बारीकी से ये बताया कि किस तरीके से विनेश फोगाट जो हैं अब वो एक नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और क्या जो आंदोलन जिसकी शुरुआत हो रही है इसका असर हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर पड़ता है तो फिर माना जाए कि वहां की सत्ता भी बीजेपी के हाथ से निकलने को तैयार है। क्या लगता है आप लोगों को? इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।